भारत माता की जय। दुर्गेश साहू, भारत माता की जय आप कैमरे के पीछे बोलिए। मुकेश दरियाब आप भी बोलिए। और आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आज एक बात साफ कर दूं, 1947 से लेकर अब तक आजाद भारत, इस पर भी तो बात करना जरूरी है ना। आज देश की आजादी का जश्न मना रहा है पूरा देश, तो क्यों ना हम आज केवल देश की अच्छी अच्छी बातें करें। कहां से कहां पहुंच गया देश, इस पर बात करें। आज बहुत विस्तार से, केवल आज बातचीत का दौर है, आज कोई खबर नहीं है। खबर यही है कि देश कहां पहुंच गया, हम कहां पहुंच गए, हम तरक्की की किस राह पर पहुंच गए और हम आज किस तरह से मजबूत भारत कहला रहे हैं। सबसे पहले बात आजाद भारत की करेंगे। 1947 से 2024 तक भारत कितना बदल गया है, आज विस्तार से बताएंगे। आंकड़ों के साथ विकास की गाथा सुनाएंगे, आज गर्व महसूस करेंगे। और अगर मेरी भाषा में कहें तो आज चौड़े से केवल ये बताएंगे, ये भारत है दोस्त, भारत। आज केवल ताकत बताएंगे। दूसरी खबर में बात प्रधानमंत्री के भाषण की करेंगे। 98 मिनट बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या क्या बोले हैं सुनाएंगे, जुड़े रहिएगा, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तीसरी खबर भोपाल की है। जानते हैं भोपाल को 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली थी, कब मिली थी, विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में अच्छी तस्वीर आई है, लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। पहली बार 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां तिरंगा फहराया गया है और राष्ट्रगान गाया जा रहा है। पांचवी खबर में आपको मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे, कैसे महाकाल तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। और हाँ, जाते जाते आज की सबसे वायरल तस्वीर दिखाएंगे। राहुल गांधी का वीडियो है, पीछे बैठे हैं तो बवाल हो गया, बवाल हो गया। लेकिन चलिए अब खबर की शुरुआत कर लेते हैं और आजाद भारत विस्तार से। आज पूरे दिन विस्तार न्यूज ने आजाद भारत की कहानी बताई है, दिखाई है। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर, इतनी पुरानी तस्वीर ढूंढ कर लाए हैं। इनके जो रहस्य हैं, इनकी जो कहानियां हैं, ये भी सुनना चाहिए, कभी कभी बात करना चाहिए, कभी कभी ये कहना चाहिए गर्व महसूस करते हुए। वैसे तो हमेशा ही कहना चाहिए, लेकिन आज जब स्वतंत्रता दिवस का दिन हो और आज सुबह से लोग केवल इसी खुशी में दिन बिता रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, आज देश आजाद हुआ था, तो आज देश की बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से ठीक 78 साल पहले तक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहानी है, किस्सा है। आज कहानी किस्सा सुनते हैं, बात करते हैं, अपने देश पर बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, हम दोनों बात करते हैं। 15 अगस्त की मध्य रात्रि में देश का बंटवारा हुआ और भारत हमेशा के लिए गुलामी के चुंगल से आजाद हो गया। 15 अगस्त की सुबह भारत के लिए एक नया अध्याय लेकर आई और पहली बार 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और यहां से भारत की विकास की यात्रा शुरू हो गई। ठीक 1 साल बाद 1948 में भारत ने फिर से एक बार अंग्रेजों का गुरूर तोड़ा, उनका घमंड तोड़ा। उनकी ही सरजमी पर आजाद भारत की हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। सोचिए, करीब 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने हम भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा, उन्हें उनकी ही धरती पर हराकर भारतीय हॉकी टीम ने विदेश में तिरंगा लहरा दिया, विदेश में तिरंगा लहरा दिया। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विदेशी धरती पर हमारी शान तिरंगा लहराया। अब इसको विस्तार से बता देता हूं, ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। 1948 से लेकर 2024 तक भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है और 21 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। यह भारत की विकास गाथा सुनाऊंगा आज मैं आपको। ओलंपिक के बाद फिर आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। साल था 1950। इसी साल 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भारत निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। 1951 में देश का पहला IIT
खड़गपुर में शुरू हुआ था, जिसके बाद भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा और अब भारत में कुल 23 आईआईटी खुल गए हैं। 23 आईआईटी, जहां से पढ़कर लोग देश और विदेश की नामी कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं, नामी कंपनियों में। और आज वहां जहां विदेश में सेवा दे रहे हैं, वहां से जब आते हैं नौकरी करके तो लोग कहते हैं कि भारत का नाम बहुत फक्र से लिया जाता है, अब बहुत फक्र से लिया जाता है। इसके बाद देश थोड़ा और आगे बढ़ा तो आम चुनाव की जरूरत पड़ी। इसलिए साल 1952 में भारत में पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहला आम चुनाव कराया गया। पहला 489 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चली थी। ये सब पुरानी बातें हैं जिसको आज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता तो चले। ये कहानियां आप रोज पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, इतिहास में जाएंगे तो आपको कई किताबें मिल जाएंगी, आप पढ़ते होंगे। लेकिन आज सीधे मुद्दे की बात में ये मुद्दा है कि देश कहां पहुंच गया। 1952 तक चली थी, तब करीब 10 लाख रुपए तक खर्च हुए थे। देश का पहला आम चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। तब बूथ कैप्चरिंग की खूब शिकायत आती थी कि बूथ ही कैप्चर कर लिया भाई। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम की एंट्री हो गई 1982 में। सोचिए, 1986 में मैं पैदा हुआ हूं और 1982 में केरल में शुरुआत हुई किसकी? ईवीएम की। और 2000 तक पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराए जाने लगे। इस तरह भारत में आम चुनाव बैलेट पेपर से ना होकर ईवीएम पर आ गए। ये सब आपको बदलाव की कहानी बता रहा हूं कि कैसे बदलता गया भारत। साल 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। अब तक देश में कुल 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। 1954 में पहली बार यह सम्मान एक साथ 3 हस्तियों को दिया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा नाम भी आपको बता देता हूं, जिसमें पहला नाम श्री राजगोपालाचारी जी का था, दूसरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा नाम सीवी रमन का है। इसके बाद पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद समेत 2024 तक कुल 53 दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन का नाम शामिल है। ये सब नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, लेकिन आजाद भारत में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई ये बताना आज आपको जरूरी है। साल 1956 में 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी गठित हुई, जिसे आप LIC कहते हैं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया और भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब आपकी जिंदगी को लेकर सरकार सोचने लगी। LIC के गठन के समय सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का पूंजी योगदान LIC को दिया गया था। वहीं 1959 में बजाज ऑटो लिमिटेड को पहली बार स्कूटर और 3 व्हीलर बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके 2 साल बाद बजाज ने चेतक का प्रोडक्शन शुरू किया। कितनी पुरानी यादें बताइए। स्कूटर बगल में देखिए, आप लोग अपने दादा, परदादा और पिताजी से पूछिएगा, आजकल जैसे महंगी बाइक का लोगों को शौक रहता है, एक जमाना था जब चेतक का क्रेज हुआ करता था। भारत को रफ्तार दी बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी ने। इसके बाद बात हेल्थ सेक्टर की कर लेते हैं। पहली बार साल 27 जनवरी 1961 को देश का पहला एम्स मिला देश को, जिसका उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। 1961 में भारत को पहला एम्स मिला और साल 2024 में भारत में कुल 24 एम्स शामिल हैं। आज की स्थिति में भारत में 24 एम्स, जिनमें से 5 फिलहाल बन रहे हैं, यानी निर्माणाधीन। अब बात स्पेस सेक्टर की कर लेते हैं। धीरे धीरे सुनते जाइएगा, कहानी और किस्सा ही बता रहा हूं। भारत के स्पेस सेक्टर की विकास गाथा आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर साल 1963 की है और दूसरी तस्वीर साल 2023 की। साल 1963 में भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। पूरी दुनिया। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया। 63 से 2023 तक भारत ने वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का नतीजा ही है कि अब भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। इस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारत ने स्पेस सेक्टर में इतिहास रच दिया था। और वो 6 बजे का वक्त था, मुझे याद है,
जब एक एक सेकेंड 6:04 का वक्त था, जब एक एक सेकेंड हम लोग देख रहे थे। नोएडा में थे उस वक्त और टीवी देख रहे थे। बताओ क्या हुआ। सब ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे कि अरे अब बस अब लैंडर सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। अब भारत की एक और उपलब्धि की बात कर लेते हैं। साल 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। पहली बार भारत की कोई लड़की मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। आगे चलकर रीता फारिया ने डॉक्टरी को अपना पेशा चुना। भारत से अब तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड बनी। आगे चलकर भारत की महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब भी मिला। सुष्मिता सेन 21 मई 1994 को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, आप लोग जानते ही होंगे। भारत ने 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। ये सब आप लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि गुलाम भारत जब अंग्रेजों की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ा तो कितना आगे बढ़ गया। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का। इसलिए बताना है, आज तो आजादी का दिन है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिखाइए भाई। ये तस्वीरें भारत की ताकत का एहसास कराती हैं। पहली तस्वीर 5 जुलाई 1968 की है, जब पहली बार समंदर में भारत मजबूत हुआ। 5 जुलाई 1968 को भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से भारत पहुंची। दूसरी तस्वीर 18 मई 1974 की है, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य ना होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई। तीसरी तस्वीर 19 अप्रैल 1975 की, जब पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था, पहला वैज्ञानिक उपग्रह। इसके बाद अब बात भारत के अर्थतंत्र की कर लेते हैं। साल 1947 में भारत आजाद होकर एक स्वतंत्र देश तो बन गया था, लेकिन ये देश आर्थिक मोर्चे पर दुनिया में अपना वजूद पूरी तरह खो चुका था। पूरी तरह खो चुका था। फिर से एक बार देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से बताता हूं। जब देश को आजादी मिली थी उस समय भारत के लगभग 70% लोग बहुत ही गरीब की श्रेणी में आते थे, यानी अति गरीब की श्रेणी में आते थे। आज 20% से भी कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इसी साल आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। यानी कि पिछले 9 सालों में गरीबी दर में 17.89% की कमी आई है। यही तो है विकसित भारत की ओर बढ़ रहा हमारा, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हमारे प्रयास। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ने लिखने में भी भारत बहुत आगे निकल गया। 1947 में भारत की साक्षरता दर 12% थी, मतलब देश में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन साल 2024 में ये आंकड़ा 74% पहुंच गया है, यानी देश में 74% लोग पढ़े लिखे। इसीलिए हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। अंग्रेज भारत को सिर्फ गुलाम रखना चाहते थे। अगर जनसंख्या की बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो भारत की जनसंख्या करीब 34 करोड़ थी और अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। 140 करोड़ से ज्यादा। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और तीसरे टर्म में चुनाव के पहले मोदी ऐसा ही कहते थे। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा, ये वचन देश को लेकर। सुनाइए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों,
किसी भी देश का आर्थिक विकास यातायात में बढ़ती रफ्तार से ही संभव है। भारत में जितनी तेजी से पिछले कुछ सालों में सड़क नेटवर्क बढ़ा है, भारत में आर्थिक गति को बढ़ावा भी तेजी से मिल रहा है। ये सब फक्र करने की बात है, ये सब सुनना चाहिए। कोई तो ऐसा दिन सुनिश्चित करना होगा जब आपको देश, बढ़ते हुए देश, आजाद भारत की तस्वीर, आजाद भारत की सुंदर तस्वीर के बारे में बताएं। जब देश आजाद हुआ तो 1947 में देश में लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, जो 2024 तक 66.71 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई हैं। 66.71 लाख किलोमीटर तक। और अब भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारत, सोचिए कहां से कहां पहुंच गए। ये जो चमचमाते हाईवे बनते हैं ना, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे लोग आसानी से बाजारों तक पहुंच सकते हैं और व्यापार में बढ़ावा मिलता है। इसलिए सड़क नेटवर्क में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। सड़क निर्माण करके, जिसकी ओर भारत तेजी से काम कर रहा है, जिसकी ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। सड़क नेटवर्क के बाद बात भारत के रेल नेटवर्क की कर लेते हैं। चलिए रेलवे नेटवर्क को भी आपको समझा देते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में कुल मार्ग की लंबाई 68,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री रेल से सफर करते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री। एक दिन में 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जो करीब 7,000 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरती हैं। स्टेशनों से गुजरती हैं 7,000 से ज्यादा। सड़क और रेल के बाद अब बात देश के उड़ान की कर लेते हैं। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय भारत में सिर्फ 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स ही थे। बंबई जो अब मुंबई हो गई, कलकत्ता जो अब कोलकाता हो गया, दिल्ली, मद्रास जो अब चेन्नई हो गया। 5वां एयरपोर्ट कराची था। आजादी के समय हुए बंटवारे में कराची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पाकिस्तान के हिस्से आ गया। तो आजाद भारत को सिर्फ 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिले थे। अगर मौजूदा समय में बात करें तो भारत के पास 148 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं भाई साहब। 148 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं और बनते ही जा रहे हैं। और ये रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत दे दिया है और बता दिया है कि भारत 2047 तक कैसे विकसित भारत बनकर रहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण का कुछ अंश सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए मोदी क्या कह रहे हैं। विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं,
तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। तो अभी आपको बता दिया कि देश कहां जा रहा है, लेकिन कहां लेकर जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह बताने के लिए आपको प्रधानमंत्री का 98 मिनट का भाषण 1 घंटे के शो में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका निचोड़ क्या है यह आपको बता दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज नहीं सुना है और देश कहां ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानना चाहते हैं, तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। विकसित भारत का संकल्प क्या लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, यह आपको मैं बता देता हूं। शुरू कर लेते हैं। बात तो सही है प्रधानमंत्री जी, अगर 40 करोड़ लोग मिलकर भारत को आजादी दिला सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि 140 करोड़ लोग मिलकर भारत को विकसित बना दें। यह संकल्प है देश के विकास का, और आज प्रधानमंत्री ने 11वीं बार लाल किले से बोलते हुए यही संदेश दिया है। आज प्रधानमंत्री 98 मिनट बोले हैं और क्या क्या बोले हैं यह भी विस्तार से आपको बता देते हैं। विकसित भारत 2047 को लेकर प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर। जहां भी जाते हैं विकसित भारत का विजन और विजन को लेकर क्या किया जा सकता है इसका मोटा मोटा ब्लूप्रिंट देते चलते हैं। आज भी लाल किला से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विकसित भारत को लेकर एकदम से आक्रामक रुख के साथ बात कर रहे थे। लोगों से अपील करने लगे कि खराब परिस्थिति में भी मजबूत बने रहिए, मजबूत बने रहिए, और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलिए। सुन लीजिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे आज। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश पर भी बोला है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और साथ ही देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, झुकने वालों में से नहीं हैं, युद्ध हमारा रास्ता नहीं है। यह भी सुना दीजिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बांग्लादेश पर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। बहुत बड़ा बयान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संजीवनी जैसा है नरेंद्र मोदी का यह बयान। महिलाओं की बात होती है तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी पर भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला है। बहुत बड़ी बात है, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कोलकाता में एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई उस पर प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। यह भी सुनना आपको जरूरी है, सुनाइए जरा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है।
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड को देश की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा है कि बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए और साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में आपदा से बिगड़े हालात पर भी चिंता जताई है। मैं आपको इसी तरह से बताता जाऊंगा और क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। सुन लीजिए पहले, इसके बाद आगे सुनाऊं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हर दिन आपको बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आपको लेकर परेशान है। आज प्रधानमंत्री ने भी आपदा पर अपनी चिंता जताई है। सोचिए, मैं 1.5 महीने से आपको बोल रहा हूं सावधान हो जाइए, प्रधानमंत्री भी वही बोल रहे हैं। ख्याल रखिए आप लोग। प्रधानमंत्री ने 98 मिनट के भाषण में सब कुछ कह दिया। हमने आजाद भारत को विस्तार से समझा दिया। बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत मस्त लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ कहानी सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और ऐसी कुछ कहानी बता रहा हूं जो बता ही रहा हूं आपसे कि मैं पैदा नहीं हुआ था तब की जानकारी आज आपको बता रहा हूं। तो मैं भी थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन कर रहा हूं और ऐसा मैं मानता हूं कि आपको भी ठीक लग रहा होगा। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैंने आपसे बात की थी। मध्य प्रदेश देखिए, और भोपाल से जुड़ा एक बहुत शानदार रिसर्च निकाल कर लाई है सीधे मुद्दे की बात की टीम। 1 जून 1949 को आजाद हुआ भोपाल। मैं नहीं जानता भाई, क्या कहानी है ये आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। तो चलिए बता देता हूं। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन भोपाल में 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न नहीं मनाया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। नवाब के इस फैसले से भोपाल रायसेन सहित भोपाल रियासत के सभी रहवासी देश आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं हुए थे। भोपाल को आजादी के लिए 22 महीनों का इंतजार करना पड़ा। 22 महीनों का इंतजार। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसकी वजह 15 अगस्त को पूरे देश को आजादी मिलने के बाद भी भोपाल आजाद नहीं हुआ। यही वजह थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भोपाल में तब तिरंगा फहराने पर गोली मार दी जाती थी। गोली। भोपाल को आजादी न मिलने की जानकारी जब दिल्ली में सरदार पटेल तक पहुंची तो उन्होंने नवाब पर भोपाल को भारत में शामिल करने का दबाव डाला। लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद भोपाल को 2 साल बाद स्वतंत्रता मिली। कितने साल बाद? 2 साल बाद। और पहली बार 1 जून 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ। और इस दिन भोपाल के जुमेराती स्थित डाकघर में पहली बार देश का तिरंगा फहराया गया। मतलब भारत की आजादी के 659 दिन बाद भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया। ये तो बात इतिहास की हुई। आप मध्य प्रदेश की आज की तस्वीरें भी देख लीजिए। भोपाल, इंदौर, खंडवा, सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, विदिशा, मुरैना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में झंडा फहराया। संस्कारधानी जबलपुर में प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने झंडा फहराया। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण किया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने रीवा में झंडा फहराया। खंडवा में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अलग अलग तस्वीरें हैं, देख लीजिए। आज इन तस्वीरों का खासा महत्व है और इसे दिखाना चाहिए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास की भी चर्चा की, जिसमें पीएम जनमन योजना पर फोकस रहा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये सुनना जरूरी है। सुना दीजिए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में
विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की योजनाओं से कैसे लोगों की मदद हो रही है विस्तार से बताया। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, हर जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, हर जगह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सुबह 9 बजे झंडा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पाई है। ये तो दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात थी जो आपको सुनाना जरूरी था कि आज 15 अगस्त के दिन दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा है। लेकिन अब चलिए आपको अलग तस्वीर भी दिखा देते हैं। और तस्वीर क्या है? नक्सलियों के गढ़ में लहराया तिरंगा। और याद करिए आप कि जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में किसी गांव में तिरंगा झंडा का फहर जाना खबर हो तो वो खबर बनेगी ही बनेगी। ऐसे ऐसे गांव हैं बस्तर में, ऐसे ऐसे गांव हैं जो आज भी आजादी के मायने नहीं समझते हैं। आजाद भारत, आजाद देश में उन्हें क्या हासिल हो सकता है इसका मतलब नहीं समझते। इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है कि नक्सलियों की गढ़ में लहराया तिरंगा। और यह दुखद भी है कि पहली बार ऐसे गांव हैं जहां अब तिरंगा लहरा रहा है, जब नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। यह भी एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है भारत की। यह भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि धीरे धीरे हम नक्सलियों के गढ़ में अंदर दबदबा कायम कर पा रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर बता देते हैं और खबर की शुरुआत कर लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में जब गाया जाता था तो नक्सली उन्हें मौत के घाट उतार देते थे, मार डालते थे, काट डालते थे, जिंदगियां छीन लेते थे। आज 30 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पहली बार आजादी के समारोह में शामिल हुए हैं, पहली बार शामिल हुए। 78 साल हो गए हैं भाई साहब, 78 साल हो गए। जिस झंडे के नीचे लोग जीते हैं उसे झंडे को फहराना यहां गुनाह समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था, अपराध समझा जाता था। लोगों के मन में उनका प्रतीक चिन्ह केसरिया, उजला और हरा रंग से रंगा तिरंगा नहीं था। यहां नक्सलियों द्वारा लाल झंडे को जबरन थोप कर वंदे मातरम की जगह लाल सलाम बुलवाया जाता था, लाल सलाम बुलवाया जाता था। लेकिन अब बस तस्वीर बस्तर की बदल चुकी है। नक्सलवाद का दंश झेल रहे इन गांवों में जब पहली बार तिरंगा फहराया गया तो पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ही। इन गांव वालों के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसा कोई पर्व ही नहीं था। लेकिन अब शासन प्रशासन ने गांव वालों को मुख्य धारा से जोड़ा है, तिरंगे के महत्व को बताया है, समझाया है। देशभक्ति के पाठ का नया चैप्टर लिखा है, नए अध्याय की शुरुआत हुई। ये वो इलाका है जहां बीते साल नक्सलियों का खात्मा करने में सुरक्षा बल काफी कामयाब रहे। मंगनार एक गांव है जहां लोगों ने जवानों को आजादी का उत्सव मनाने का न्योता दिया था। देख लीजिए, बच्चे और महिलाओं के साथ साथ गांव के लोग नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। बारिश में भीगते हुए झंडा फहरा रहे हैं। दिखा दीजिए भाई, झंडा फहराने की तस्वीर दिखा दीजिए। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, भारत माता की जय।
बंदूक के साए में ही सही, सुरक्षा बलों की निगरानी में ही सही, ये बस्तर का नौनिहाल अगर भारत माता की जय कह रहा है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं नक्सलियों के दंश में, लोगों की जान चली गई है, लोग तबाह हो गए हैं। और आज भी बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं जहां आजादी का मतलब लोग समझते नहीं है। सोचिए, जहां एक मां हंसते हुए अपने बच्चे को कहे कि इलाज ना मिले तो ये तो मर ही जाएगा, उस इलाके में अगर बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुकमा जिले के परिया गांव में भी पहली बार तिरंगा लहराया। घने जंगलों के बीच बसा ये गांव कभी नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, लेकिन अब यहां फोर्स ने अपना कैंप स्थापित कर लिया, जिसके बाद पहली बार परिया गांव के ग्रामीणों ने आजादी का जश्न मनाया है। ये वीडियो पुवर्ती गांव का है। ये गांव 5 महीने पहले तक नक्सलियों का राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। देश का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर हिडमा पुवर्ती का ही रहने वाला है। लेकिन इसी साल फरवरी महीने में फोर्स ने यहां एक कैंप खोला, जिसके बाद यहां की तस्वीर बदलने लगी। देख लीजिए कैसे गांव में 15 अगस्त मनाया गया है। बच्चे, विद्यार्थी, ग्रामीण सब सुरक्षा बलों के साथ झंडा फहरा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और आईजी क्या कह रहे हैं इस मौके पर, यह भी सुनना जानना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए इन लोगों का बयान, क्या कह रहे हैं। मुझे जानकारी है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका आईडी के ब्लास्ट में पैर उड़ गया था, अपाहिज हो गया था जीवन भर के लिए, उसने भी आज तिरंगा फहराया है। मैंने यह भी सुना है कि एक बच्चे ने जिसके पिता को नक्सलियों ने मार दिया था, उस बच्चे ने भी आज तिरंगा फहराया। बहुत बड़ा संदेश है पूरे समाज के लिए, पूरे बस्तर के लिए। जन जन तैयार है अब विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी वनांचल क्षेत्र सहित अन्य सभी इलाकों में आज बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी ने हर्ष एवं उल्लास के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय पर्व को मनाया गया। खासतौर पर पुवर्ती, टेकलगुडम, पानीडुबी, मस्तूरी, रेकपट्टी जैसे इलाके में पहली बार कोई राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास हेतु अनेक हमारा सुरक्षा बल सदस्य, पुलिस जवान द्वारा तथा क्षेत्र के नागरिक द्वारा अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया गया। तो चलिए, ये थी वैसे इलाकों की खबर जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त पर सुकमा से एक और अच्छी खबर आई है। मुख्य धारा से भटक चुके नक्सली आज लोकतंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। कभी तिरंगे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले ये सारे नक्सली अब नक्सली नहीं रहे, हमारे आपके जैसे देश के नागरिक हो गए हैं। इन सभी लोगों ने आज तिरंगे को सलामी दिया है और आजादी का जश्न मनाया है। सारे ही नक्सलियों पर 10-10 लाख का इनाम था। विस्तार न्यूज ने आत्मसमर्पित किए सोडी मुया, मिथिलेश और अनीता से खास बातचीत की है। क्या कह रहे हैं जो अब तक नक्सली थे, ये भी तो सुनना जरूरी है। सुनाइए जरा। जो कभी लोकतंत्र के दुश्मन हुआ करते थे, लाल आतंक के गढ़ में रहते थे, और ऐसे लोगों के पास आज विस्तार न्यूज खुशियां बांटने पहुंचा है। कला दिवस मनाते हैं वहाँ नक्सली, यहाँ तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस। कुछ तो लग रहा है वहाँ जो संगठन में रहते समय जो उनका जो माओवादी संगठन का जो सिद्धांत है उनका पालन करना जरूरी है। ये स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मना रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी है कि थोड़ा स्वतंत्र है। चलिए अगली स्टोरी क्या है ये भी बता दें आपको। ये देखिए, तिरंगे में रगे महाकाल। पूरी कहानी तो आप जानना ही चाहते होंगे। चलिए पूरी कहानी बता देते हैं और जल्दी से खबर की शुरुआत कर देते हैं। खबर क्या है? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह गजब का माहौल है। तिरंगा रंग से पूरा परिसर सजा हुआ मिल रहा है। देशभक्ति का रंग मंदिरों में भी दिखाई दे रहा है। बनारस से लेकर उज्जैन तक मंदिर में तिरंगे की झलकियां दिखाई दी हैं। एक एक करके सारी तस्वीर दिखाएंगे, बहुत शानदार है, आपको देखने में बड़ा आनंद आएगा। सबसे पहले बनारस की तस्वीर देख लीजिए। बनारस के बारे में कहा जाता है जहां बना रहे रस उसे बनारस कहा जाता है। मोक्ष की नगरी कहा जाता है। जिंदगी और मृत्यु दोनों का जश्न मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है, देख लीजिए। बाबा विश्वनाथ तिरंगे के रंग में रंगे
रंगे हुए हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग की फूल पत्तियों से महादेव का श्रृंगार किया गया है। जहां हर रोज सिर्फ फूल पत्तियों से बाबा भोले के आसपास सजावट की जाती थी, वहीं आज तिरंगा देखने के लिए मिल रहा है। ये तस्वीर भोले की शक्ति और देशभक्ति दोनों का संगम है। ये आरती की तस्वीर देखिए। थोड़ी देर इस माहौल को सुना दीजिए भाई, महसूस कर लिया जाए। सुनाइए जरा। मैंने कहा महसूस कीजिए, महसूस किया आपने। अब दूसरी तस्वीर देखिए, उज्जैन की है। महाकालेश्वर मंदिर जगमगा रहा है। बाबा महाकाल का दरबार तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। पूरे मंदिर परिसर की तिरंगे के रंग का रूप दिया गया है। पूरे मंदिर परिसर को देखिए। मंदिर की साज सजावट केसरिया, उजला और हरे रंग के गुब्बारे दिखाई देंगे। मंदिर की छत पर तिरंगा भी लगाया गया। विशेष लाइटिंग का इंतजाम भी है, जो भोले की शक्ति और देश भक्ति से भी जोड़ता है। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर की तस्वीर देखिए। तिरंगा रोशनी से देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है। बहुत विवाद है इस मंदिर को लेकर, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस रोशनी से मंदिर नहा रहा है वो अद्भुत है, अद्भुत है। मेरठ, बड़ोदरा, प्रयागराज और कुरुक्षेत्र में भी मंदिर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया है। जहां जहां का मैंने जिक्र किया वो तस्वीर देख लीजिए। मेरठ में बाबा अवघड़ नाथ के दरबार में शिवलिंग को 3 रंगों के फूलों से ढक दिया गया। मंदिर प्रांगण के रेलिंग पर जो सजावट की गई है वहां तिरंगा की झलक दिखाई दे रही है। बड़ोदरा की तस्वीर देखिए। करेली बाग का स्वामीनाथन मंदिर तिरंगे रंग से सजा हुआ है। प्रतिमा की सजावट भी 3 रंग के फूलों से हुई है। प्रयागराज के हनुमान मंदिर की तस्वीर देखिए। पूरा का पूरा मंदिर ऐसा लग रहा है तिरंगे रंग से ढक दिया गया हो। हनुमान जी की मूर्ति भी देखिए, झंडे के रंग से श्रृंगार किया गया। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, जहां देशभक्ति का रंग हर जगह दिखाई देता है। चौथी तस्वीर मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र की है। शिवलिंग पर आज विशेष दिन को स्पेशल अभिषेक किया जा रहा है। 3 रंगों से किया जा रहा अभिषेक बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब ये 3 तस्वीर देखिए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा 3 रंगों के फूलों से सजे हुए हैं। आसन के दोनों ओर और ऊपर की तरफ 3 रंगों के फूलों से सजाया गया है। वृंदावन के प्रेम मंदिर का वीडियो है। पूरा मंदिर लाइटिंग से जगमग कर रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। वहीं तीसरी तस्वीर राजाधिराज मंदिर की है। मंदिर के शिखर पर तिरंगा लहरा रहा है। बहुत प्यारी तस्वीर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है? राहुल गांधी हैं कतार पर आर पार। विवाद हो गया है। राहुल गांधी यहां बैठे हैं, कुर्ता पजामा पहनकर वहां पहुंचे थे। हमेशा आपको टी शर्ट में दिखते हैं, इसलिए आज कुर्ता पजामा पहनकर पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं, इस भूमिका पर पहुंचे थे। लेकिन विवाद क्या है? कतार पर आर पार। आर पार कैसे हो गया है? पूरी खबर चलिए बता देता हूं आपको, पूरी खबर सुना देता हूं। इधर प्रधानमंत्री 98 मिनट तक खूब बोले, दूसरी ओर राहुल गांधी के कार्यक्रम में बैठने पर विवाद हो गया। राजनीति इस वजह से हो रही है कि लाल किले पर हुए कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता पीछे क्यों बिठाए गए। खूब राजनीति हो रही है। कांग्रेस सत्ता पक्ष से सवाल पूछने लग गई है कि नेता प्रतिपक्ष को 5वें पंक्ति में क्यों बैठाया है भाई। अब इसको लेकर सुप्रिया सिनेत सवाल पूछने लग गई, आलोचना करने लग गई। सुप्रिया सिनेत ने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी तो कैबिनेट मंत्री पद के बराबर के नेता हैं, फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। पवन खेड़ा तो ये सब तक बोलने लग गए कि सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कह रही हैं सुप्रिया सिनेत और पवन खेड़ा, सुनाना जरूरी है। सुनाइए दोनों नेताओं को क्या कह रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे। वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। समय कम है, सुप्रिया सिनेत को सुना दिया है, पवन खेड़ा साहब को नहीं सुना पाएंगे। गजब है। 5वीं पंक्ति में बैठ गए तो कांग्रेस राजनीति करने लगी, उंगलियां
उठाई जाने लगी। कांग्रेस की राजनीति पर अब रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी के लिए आगे जगह नहीं मिली। तो एक तरफ ओलंपियन का सम्मान और दूसरी तरफ बैठने पर राजनीति। आप समझ गए, सब कुछ आ गया। अब टाइम कितना हो गया? 8:48। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। प्रदेश भर से शुभकामनाएं लोगों ने दी है और उन शुभकामनाओं को दिखाना बताना जरूरी है, इसलिए आज मैं थोड़ा पहले जा रहा हूं। मुझे इजाजत दीजिए।